नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2025, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर दिया हुआ है, उसके वैज्ञानिक परिदृश्य में आज हम अध्ययन करेंगे अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी का। चलिए शुरू करते हैं। अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी। एल कैपिटन विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर। अंतर्राष्ट्रीय टॉप 500 सुपर कंप्यूटर सूची वर्ष में 2 बार जारी की जाती है, जिसमें विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों की रैंकिंग लिनपैक बेंचमार्क पेटाफ्लॉप अपॉन एस में के आधार पर होती है। जून 2025 में जारी 65वीं टॉप 500 सूची में एक्सास्केल युग का विस्तार देखा गया। लिनपैक बेंचमार्क रैखिक समीकरणों की सघन प्रणाली को हल करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को मापकर उसके फ्लोटिंग पॉइंट प्रदर्शन का आकलन करता है। 14 जून 2025 को हैम्बर्ग अमेरिका के विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन को विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। इस सुपर कंप्यूटर का HPL यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिनपैक का स्कोर 1.742 एक्साफ्लॉप्स है। यह सुपर कंप्यूटर कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित है, LLNL। टॉप 500 सूची शीर्ष 5 सुपर कंप्यूटर नवंबर 2024। रैंक सुपर कंप्यूटर देश अधिकतम संसाधन गति। तो 1 पर है एल कैपिटन संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है फ्रंटियर, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर ऑरोरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर है जुपिटर बूस्टर जर्मनी का और 5वें पर ईगल संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी टॉप 5 में 4 जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के 6 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार CDEC पुणे में स्थापित ऐरावत PSAI वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 सूची में से समग्र रूप से 162वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी अधिकतम संसाधन गति 8.50 पीफ्लॉप्स है। ऐरावत PSAI सुपर कंप्यूटर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता से लैस है। इस सुपर कंप्यूटर को भारत सरकार के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत स्थापित किया गया है। इस क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना को ऐरावत यानी कि AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन नाम दिया गया है। टॉप 500 भारतीय सुपर कंप्यूटरों की स्थिति जून 2025। यहाँ रैंक सुपर कंप्यूटर का नाम संबद्ध संस्थान अधिकतम संसाधन गति। तो 162 पे है ऐरावत जो कि इंडिया के हिसाब से टॉप रैंक पर है। CDEC पुणे संबद्ध संस्थान है, इससे 220 पर है अर्का। भारतीय उष्ण देशीय मौसम विकास संस्थान IITM पुणे 221 पर है अरुणिका और इंडिया के हिसाब से 3rd पर है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र NCMRWF नोएडा। 308 पर है प्रत्युष IITM पुणे। 443 पर है अर्का AI/ML IITM पुणे। 475 पर है मिहिर NCMRWF नोएडा। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग तथा MEIT द्वारा 2015 में शुरू मिशन लक्ष्य था देश में चरणबद्ध रूप से 70 से अधिक उच्च कार्यश्रम कंप्यूटर लगाना। NSM के अंतर्गत पहले चरण में परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म जैसे मिड साइज HPC विभिन्न IIT व संस्थानों में लगाए गए। दूसरे चरण में बड़े पेटाफ्लॉप्स स्तर के सिस्टम यानी कि परम सिद्धि AI आदि लगाए गए। मिशन के तहत नए मौसम सुपर कंप्यूटर अर्का एवं अरुणिका की स्थापना भी हुई है। तो अर्का और अरुणिका जो है वो मौसम सुपर कंप्यूटर है, मौसम की जानकारी देने के लिए। अर्का एवं अरुणिका नए सुपर कंप्यूटर। 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 नए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग प्रणालियों का उद्घाटन किया। इन 2 नई HPC प्रणालियों का नाम अर्का और अरुणिका रखा गया है। इन दोनों HPC प्रणालियों को मौसम और जलवायु संबंधी अनुसंधान के लिए विकसित किया गया है। 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये सुपर कंप्यूटर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि NSM के अंतर्गत स्वदेश में विकसित किए गए हैं। ये 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर नई दिल्ली, पुणे एवं कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। पुणे में GMRT जायंट मैटर रेडियो टेलीस्कोप
तीव्र रेडियो विस्फोटों यानी कि फास्ट रेडियो बर्स्ट और अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इस सुपर कंप्यूटर का लाभ उठाएगा। नई दिल्ली में IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर इस सुपर कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा पदार्थ विज्ञान यानी कि मटीरियल साइंस और परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। कोलकाता में SN बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज परम रुद्र के उपयोग द्वारा भौतिकी, ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी और पृथ्वी विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन प्रमुख सुपर कंप्यूटर, तो यहाँ सुपर कंप्यूटर हो गए संबंधित संस्थान, परम कामरूप IIT गुवाहाटी, परम अनंत IIT गांधीनगर, परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली, परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु, परम गंगा IIT रुड़की, परम शिवाय IIT BHU, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम ब्रह्मा IISER पुणे, परम युक्ति JNCASR जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, परम संगणक IIT कानपुर, परम सिद्धि CDEC पुणे। नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन 15 मई 2025 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DMSRDE ने उच्च दबाव वाले समुद्री जल विलवीकरण के लिए स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन का सफलतापूर्वक विकास किया है। DRDO DMSRDE द्वारा विकसित यह नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन एक महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता है जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप पूर्ण रूप से भारत में विकसित की गई है। यह नई नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली वास्तव में रिवर्स ऑस्मोसिस पर आधारित है, एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जो समुद्री जल से लवण एवं सूक्ष्म अशुद्धियों को छानकर शुद्ध जल प्राप्त करने में सहायक है। नैनोपोरस का अर्थ है अति सूक्ष्म छिद्रयुक्त संरचना जो केवल पानी के अणुओं को आर पार जाने देती है और लवण या कणों को रोक देती है। इससे विलवीकरण हेतु विदेशी निर्भरता में कमी आएगी एवं लागत प्रभावी साधन उपलब्ध होंगे। DRDO DMSRDE द्वारा समुद्री जल विलवीकरण के लिए नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन का विकास आत्मनिर्भर भारत अभियान की भावना के अनुरूप एक महत्वपूर्ण पहल है। रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DMSRDE कानपुर DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है जो मुख्यतः विशेष सामग्रियों एवं गैर धातु पदार्थों पर अनुसंधान के लिए जानी जाती है। स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS, भारत पूर्वानुमान प्रणाली भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS देश की नवीनतम उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है जिसका शुभारंभ 26 मई 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। तो अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है BFS, तो इसका शुभारंभ कब हुआ? 26 मई 2025 को। कहाँ पर हुआ है? विज्ञान भवन में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और किया किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री। तो यहीं से आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत पूर्वानुमान प्रणाली को पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM ने विकसित किया है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली के संचालन हेतु पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES भारत सरकार ने अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर अर्का स्थापित किया है जिसकी शक्ति 11.77 पेटाफ्लॉप्स और भंडारण क्षमता 33 पेटाबाइट है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली BFS भारत के पूर्वानुमान को 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य क्षेत्रीय रिजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से घटाकर 6 किलोमीटर तक ले आती है। पहले 144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एक इकाई मानकर पूर्वानुमान दिए जाते थे, अब मात्र 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इकाई रहेगा। भारत पूर्वानुमान प्रणाली की सहायता से अब मौसम पूर्वानुमान की जानकारी पंचायत स्तर तक प्राप्त हो सकेगी। यह प्रणाली 40 से अधिक डॉपलर मौसम रडारों से वास्तविक समय इनपुट रियल टाइम इनपुट का उपयोग करती है जिसकी संख्या 100 तक विस्तारित होने की संभावना है। यह प्रणाली वर्ष 2022 से प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल की जा रही है और अब सुचारू रूप से पूर्णतः संचालन के लिए तैयार है। विकास से विरासत के महत्व एवं कृषि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए यह प्रणाली चरम मौसम पूर्वानुमानों में सुधार करके फसल हानि
एवं विसंगतियों को कम करने में सहायता प्रदान करेगी एवं त्रिकोणीय घन अष्टफलकीय ग्रिड मॉडल पर आधारित तत्क्षण मॉडलिंग का उपयोग करके अतिवर्षा के पूर्वानुमानों में 30% सुधार और कोर जोन में 64% वृद्धि भी प्रदान करेगी। भारत पूर्वानुमान प्रणाली के मुख्य शोधकर्ता पार्थ सारथी मुखोपाध्याय हैं। क्वांटम कंप्यूटर QPIAI इंडस। भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक नए युग में प्रवेश करते हुए अपने पहले पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया है। विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल 2025 के अवसर पर बंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI इंडस नामक 25 क्यूबिट क्षमता वाला क्वांटम कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया। यह उपलब्धि देश के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के तहत हासिल की गई एक बड़ी सफलता है। QPIAI इंडस देश में विकसित 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स क्षमता पर आधारित पहला पूर्ण स्टैक एंड टू एंड क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसमें हार्डवेयर, क्वांटम प्रोसेसर, नियंत्रक आदि से लेकर सॉफ्टवेयर, AI संचालित एप्लीकेशन टूल तक सभी घटक स्वदेशी रूप से शामिल हैं। सुपर कंडक्टिंग अर्थात अति चालक क्वांटम बिट, जिन्हें लगभग शून्य अति न्यून तापमान पर संचालित किया जाता है, भारत सरकार ने क्वांटम तकनीक में अनुसंधान एवं विकास को गति देने हेतु राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM को 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन के लिए 6003.65 करोड़ रुपए का परिव्यय वर्ष 2023-24 से 2030-31 की अवधि हेतु निर्धारित है। चरणबद्ध लक्ष्यों में 3 वर्ष के भीतर 20 से 50 क्यूबिट के प्रोटोटाइप, 5 वर्ष में 50 से 100 क्यूबिट के उन्नत सिस्टम तथा अंततः 8 से 10 वर्षों में 1000 क्यूबिट तक के त्रुटि सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर बनाना शामिल है। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु देश में 4 थीम आधारित हब T-हब्स स्थापित किए गए हैं। ये हब अग्रणी शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों में स्थित हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग हब भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में, क्वांटम कम्युनिकेशन हब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स C. नई दिल्ली, ये इसका सहयोगी केंद्र है। क्वांटम सेंसर एवं मेट्रोलॉजी हब IIT बॉम्बे मुंबई, क्वांटम सामग्री एवं उपकरण हब IIT दिल्ली। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा सेंटर है। भारत ऐसा मिशन आरंभ करने वाला 7वां देश बना। पहला अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, चीन के बाद। यहाँ ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। यह मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान एवं तकनीकी सलाह परिषद PMSTIAC के 9 राष्ट्रीय प्राथमिकता मिशनों में से एक है। मिशन के तहत 8 उभरते स्टार्टअप का चयन किया गया है जो विभिन्न क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्यरत है। QPIAI उन्हीं में से एक प्रमुख स्टार्टअप है जो क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है, ये ध्यान रखना है। अमरावती पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। भारत तेजी से उभरती क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक में वैश्विक अग्रणी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की नवगठित राजधानी अमरावती में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित करने के लिए चुना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री N. चंद्रबाबू नायडू ने अप्रैल 2025 में अमरावती में भारत के प्रथम क्वांटम टेक पार्क की स्थापना की घोषणा की। लगभग 50 एकड़ में फैला यह परिसर विश्व स्तरीय क्वांटम अनुसंधान नवाचार व सहयोग का केंद्र होगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज IBM के साथ मिलकर इस केंद्र में क्वांटम सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम विकास को आगे बढ़ाएगी। लार्सन एंड टुब्रो LNT को इस टेक पार्क के भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस टेक पार्क को 1 जनवरी 2026 तक राष्ट्र को समर्पित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटिंग में एक विशेष प्रकार की क्यूबिट नामक इकाई का उपयोग किया जाता है जिसका प्रयोग क्वांटम कंप्यूटर सूचना को संग्रहित एवं प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। क्यूबिट एक ही समय में 0 यानी कि लो और 1 यानी कि हाई दोनों हो सकते हैं, जिसके कारण एक साथ एक ही समय में 2 अवस्थाओं के यानी कि स्टेट्स होने की यह क्षमता क्वांटम कंप्यूटरों को पारंपरिक कंप्यूटर से अलग एवं संभावित रूप से अधिक शक्तिशाली बनाती है। एक साथ ये लो और हाई दोनों हो सकते हैं। भारत का 25वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के रावतभाटा स्थित राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूनिट 7 RAPS-7 जिसे RAPP-7 भी कहा जाता है,
को 17 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक ग्रिड से जोड़ा गया था। इसे पावर ग्रिड से सिंक्रोनाइज करते ही भारत के संचालित परमाणु रिएक्टरों की संख्या 25 हो गई है, जिसके कारण वर्तमान में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 8,780 मेगावाट इलेक्ट्रिकल्स पहुंच गई। RAPS-7 एक 700 मेगावाट क्षमता का स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर PHWR है, जो नियामकीय अनुमतियां पूरी करते हुए 15 अप्रैल 2025 से पूर्ण क्षमता के साथ वाणिज्यिक उत्पादन करने लगा। यह रिएक्टर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। RAPS-8 रावतभाटा में इसी श्रृंखला का 8वां यूनिट कमीशनिंग के उन्नत चरण में है और वर्ष 2025-26 में चालू होने की उम्मीद है। मेजराना 1 विश्व की पहली क्वांटम चिप मेजराना 1 माइक्रोसॉफ्ट की विकसित की हुई एक प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप है, जिसमें पहली बार टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स का प्रयोग किया गया है। यह चिप माइक्रोसॉफ्ट के लंबे समय से चल रहे टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट की देन है। मेजराना 1 फरवरी 2025 में एक शोध उपलब्धि के रूप में उजागर किया गया। मेजराना 1 वर्तमान में 8 क्यूबिट्स वाला चिप प्रोटोटाइप है, जिसे भविष्य में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन क्यूबिट तक बढ़ाने लायक आर्किटेक्चर के साथ डिजाइन किया गया है। मेजराना 1 के विकास को क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में एक संभावित गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह भविष्य में कम समय में बड़े पैमाने पर फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ईडियम आर्सेनाइड यानी अर्धचालक एवं एल्यूमिनियम अतिचालक से निर्मित यह चिप मेजराना फर्मियन पर आधारित है, जो स्वयं अपने प्रतिकरण एंटी पार्टिकल के रूप में कार्य करती है। मेजराना फर्मियन के अस्तित्व की परिकल्पना पहली बार वर्ष 1930 में की गई थी। मेजराना 1 कम क्यूबिट की आवश्यकता, कम त्रुटि दर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के साथ एकीकरण इंटीग्रेशन के कारण क्वांटम कंप्यूटिंग के भविष्य के लिए एक आशाजनक कदम है। ध्यातव्य है कि अमेजन द्वारा लॉन्च की गई प्रायोगिक क्वांटम प्रोसेसर चिप का नाम ऑसलेट है। यह एक 9 क्यूबिट की क्वांटम चिप है। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ फरवरी 2025 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा ने AI संचालित सबसी केबल परियोजना प्रोजेक्ट वाटरवर्थ की घोषणा की है। यह लगभग 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबी केबल है, जो भारत, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगी। इसकी गहराई लगभग 7,000 मीटर होगी। इस परियोजना के वर्ष 2030 तक पूरी होने की संभावना है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन महत्वपूर्ण खनिज क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु अपरिहार्य होते हैं, किंतु उनकी उपलब्धता में कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों तक उनका संकेंद्रण होने से आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो सकती है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी 2025 को इस मिशन को मंजूरी दी, जो वित्त वर्ष 2024-25 से 2030-31 तक 7 वर्षों का मिशन है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 जुलाई 2024 में क्रिटिकल मिनरल मिशन स्थापित करने की घोषणा की थी। मिशन हेतु 16,300 करोड़ रुपए का सरकारी परिव्यय 7 वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया है। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लगभग 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का अनुमान है, जिससे कुल संभावित व्यय लगभग 34,300 करोड़ रुपए का होगा। मिशन खनिज अन्वेषण, खनन, संवर्धन, प्रसंस्करण से लेकर उपयोग के बाद उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक सभी चरणों को शामिल करता है। मिशन के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को 1,200 घरेलू खनिज अन्वेषण परियोजनाएं वर्ष 2024 से 31 की अवधि में संचालित करने का कार्य सौंपा गया है। महत्वपूर्ण खनिजों के खनन को प्रोत्साहित करने के लिए खनन एवं खनिज विकास व विनियमन अधिनियम 1957 में वर्ष 2023 में संशोधन किया गया, जिसके तहत 24 खनिजों को पहली अनुसूची में भाग D जोड़कर केंद्र सरकार को उनके खनन पट्टे नीलाम करने का विशेषाधिकार दिया गया है। मिशन अवधि में 4 नए खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने, 3 उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने तथा कम से कम 5 महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक भंडार स्टॉक पाइल विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा अधिसूचित 30 खनिजों की सूची जुलाई 2023 में जारी की गई थी। सूची में शामिल खनिज हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट, टंगस्टन, टाइटेनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, जिरकोनियम,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, सेलेनियम, कैडमियम, तांबा, एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मिथ, मोलिब्डेनम, पोटाश, फॉस्फोरस, स्ट्रोंशियम, टेल्यूरियम, टिन, रीनियम, हैफनियम, पीजीई यानी कि प्लेटिनम समूह धातु। इनमें से 24 खनिज उपयुक्त संशोधित अधिनियम के अनुसूची 1 भाग डी में सम्मिलित हैं। खान मंत्रालय ने संशोधित नीति के तहत रणनीतिक खनिजों के 24 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने गत 3 वर्षों 2020 से 23 में महत्वपूर्ण खनिजों पर कुल 368 परियोजनाएं की और नवीन क्षेत्रों में संसाधन खोजे हैं। जम्मू और कश्मीर में लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार खोजा जाना वर्ष 2023 भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कर्नाटक के मांड्या जिले के मालगिल्ला क्षेत्र में भी प्रारंभिक तौर पर परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय द्वारा लगभग 1600 टन लिथियम संसाधन की पहचान की गई है। तो ध्यान रखना है कि लिथियम आपको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत ने अर्जेंटीना में लिथियम तथा ऑस्ट्रेलिया में कोबाल्ट लिथियम परियोजनाओं में निवेश हेतु समझौते किए हैं। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भारत की आर्थिक एवं रणनीतिक जरूरतों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग, क्षेत्र और उपयोगी महत्वपूर्ण खनिज। सौर ऊर्जा में सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम एवं गैलियम। पवन ऊर्जा दुर्लभ मृदा तत्व जैसे डिस्प्रोसियम एवं नियोडिनियम। इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम, निकेल, कोबाल्ट। ऊर्जा भंडारण लिथियम, कोबाल्ट, निकेल। दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट। दुर्लभ मृदा तत्व आवर्त सारणी के समूह 3 में स्थित 17 धातु हैं, जिनमें लैंथेनाइड श्रृंखला के 15 तत्व एवं स्केंडियम एवं इट्रियम शामिल है। समान भौतिक गुणों एवं एक ही अयस्कों व निक्षेप में पाए जाने के कारण अपने नाम के विपरीत ये प्रकृति में मध्यम रूप से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इतनी केंद्रित अवस्था में नहीं है कि उनका आर्थिक रूप से दोहन किया जा सके। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा तत्व संसाधन लगभग 13.07 मिलियन टन, जो मुख्य रूप से मोनोजाइट रेत में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय समुद्र तट के प्लेसर मोनोजाइट रेत में तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु के अंतर्देशीय प्लेसर में पाए जाते हैं। स्केंडियम, इट्रियम एवं 15 लैंथेनाइट तत्व लैंथेनम, सेरियम, प्रेजोडियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेरियम को दुर्लभ मृदा तत्व माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा तत्व दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है। तो ये जो है उनको आप अच्छे से देखना है और उनके ये जो केमिकल फॉर्मूला है इनको भी देख लें। दुर्लभ मृदा तत्वों का उपयोग कांच उद्योग, जल शोधक, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा एवं अंतरिक्ष तथा इस्पात निर्माण में किया जाता है। भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण। 12 दिसंबर 2024 को केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने भारत के हरित इस्पात वर्गीकरण इंडियाज ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया। उल्लेखनीय है कि वैश्विक स्तर पर हरित इस्पात की कोई आमतौर पर स्वीकृत परिभाषा नहीं है। भारत हरित इस्पात के वर्गीकरण को जारी करने वाला विश्व का पहला देश है। ध्यान रखना है, हरित इस्पात को इस्पात के ग्रीननेस प्रतिशत यानी कि परसेंटेज ग्रीननेस के संदर्भ में परिभाषित किया जाएगा, जो कि 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति टन तैयार इस्पात पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील से कम तीव्रता वाले समकक्ष उत्सर्जन के साथ इस्पात संयंत्र में उत्पादित होता है। इस्पात की हरितता यानी कि ग्रीननेस को प्रतिशत परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाएगा, जो इस आधार पर होगा कि इस्पात संयंत्र की उत्सर्जन तीव्रता 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति टन तैयार इस्पात की सीमा की तुलना में कितनी कम है। स्पष्ट है कि ग्रीन स्टील से तात्पर्य उस इस्पात से है जो पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्पादित किया जाता है। साथ ही इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक टन तैयार इस्पात के लिए उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2.2 टन से कम हो। तो ग्रीन जो इस्पात है उसको तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का जो उत्सर्जन है वो कितने टन से कम होना चाहिए, 2.2, ये हमें ध्यान रखना है।
रेटिंग, ग्रीननेस के आधार पर हरित इस्पात का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। 5 सितारा ग्रीन रेटेड इस्पात 1.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति टन तैयार इस्पात से कम उत्सर्जन तीव्रता वाले इस्पात को 5 सितारा ग्रीन रेटेड इस्पात के रूप में परिभाषित किया जाएगा। 4 सितारा 1.6 और 2.0 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति टन तैयार इस्पात के बीच उत्सर्जन तीव्रता वाले इस्पात को 4 सितारा ग्रीन रेटेड इस्पात के रूप में परिभाषित किया जाएगा। 3 सितारा 2.0 और 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति टन तैयार इस्पात के बीच उत्सर्जन तीव्रता वाले इस्पात को 3 सितारा ग्रीन रेटेड इस्पात के रूप में परिभाषित किया जाएगा। पंजाब स्थित NISST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन के साथ साथ इस्पात के लिए ग्रीननेस सर्टिफिकेट और स्टार रेटिंग जारी करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। तो नोडल एजेंसी कौन सी है? NISST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। इस्पात यानी कि स्टील, लोहा, आयरन एवं कार्बन की मिश्र धातु एलॉय है जिसमें 2% से कम कार्बन, 1% मैग्नीज और अल्प मात्राओं में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर तथा ऑक्सीजन उपस्थित होता है। स्टेनलेस स्टील इस्पात की एक मिश्र धातु है जिसमें द्रव्यमान यानी कि मास के आधार पर क्रोमियम की कम से कम 10.5% मात्रा होती है। मेस, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला। 4 अक्टूबर 2024 को हानले लद्दाख में मेस नामक एक वेधशाला ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया। इस वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती द्वारा किया गया। मेस का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट। मेस एशिया में स्थित सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनकोव दूरबीन, लार्जेस्ट इमेजिंग चेरनकोव टेलीस्कोप है। यह दूरबीन समुद्र तल से 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार यह विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला यानी कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरनकोव ऑब्जर्वेटरी भी है। इस दूरबीन का विकास स्वदेश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क द्वारा किया गया है। साथ ही इस दूरबीन के विकास में ईसिल, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों ने भी सहयोग दिया है। यह 21 मीटर व्यास यानी कि डायमीटर वाली दूरबीन है। मेस दूरबीन का उद्घाटन भारत में खगोल भौतिकी एवं कॉस्मिक रे अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है। मेस दूरबीन उच्च ऊर्जा गामा किरणों, हाई एनर्जी गामा रेज का अवलोकन करेगी। इस प्रकार यह दूरबीन ब्रह्मांड में सुपरनोवा, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल और गामा किरण विस्फोट जैसी सबसे ऊर्जावान घटनाओं का समझने के वैश्विक प्रयासों में योगदान देगी। HESS सेकंड 28 मीटर व्यास के बाद यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चेरनकोव दूरबीन है। ज्ञातव्य है कि HESS सेकंड हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम सेकंड दूरबीन नामीबिया में स्थापित है। विज्ञान धारा भारत की वैज्ञानिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक। भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए विज्ञान धारा योजना के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। बजट आवंटन में वर्ष 2024-25 के 330.75 करोड़ रुपए से वर्ष 2025-26 में 1425 करोड़ रुपए तक की पर्याप्त वृद्धि की है। एकीकृत योजना विज्ञान धारा के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 15वें वित्त आयोग के अनुरूप वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए 10,579.84 करोड़ रुपए है। विज्ञान धारा योजना 16 जनवरी 2025 से लागू हुई। मार्च 2025 तक 57,869 व्यक्तिगत लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया। लाभार्थियों में 10 से 15 वर्ष की आयु के युवा छात्र शामिल हैं और वे कक्षा 6th से 10th में पढ़ रहे हैं और इंस्पायर मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल इंस्पिरेशन एंड नॉलेज कार्यक्रम के तहत लाभ उठा रहे हैं। विज्ञान धारा योजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, शोध एवं विकास यानी कि R&D, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।